हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग कोमल। कैसी हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आप न्यू स्टूडेंट है ना? मनीषा, आपकी जो पिछली क्लास है वो नहीं दिखी होंगी, उन्हें समय निकाल कर आप देख लें, है ना? तो जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए एक बार आप लोग बता दें, पीपीटी, वीडियो, ऑडियो ऑल क्लियर? ओके ओके, गुड मनीषा। चलिए 2 मिनट वेट करेंगे सभी का, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा आज हमें क्या पढ़ना है। ओके, गुड कोमल। गुड मॉर्निंग सुमित्रा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, दोनों साथ साथ करते जाइए, हो जाएगा इस बार नेट। ओके, कॉलेज भी करते रहिएगा और कोचिंग भी। अच्छा, हाँ तो दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप क्लास जो है, प्रीवियस क्लास जो अपलोड है, उन्हें आप देखते रहिएगा समय समय पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। मैं अतुल कुशवाहा, पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की क्लास हमारे ऐप पर फिल्लर फॉर्म पर चलती है। ठीक है, आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही होगी। आपको नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड हो ही रहे हैं। और नोट्स, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, अग्ना सुता के नोट्स नहीं है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि एडिट हो रहे हैं अभी। ओके, पीवाईक्यू आप लगाते रहिएगा, हम भी समय निकालेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरा कूपन कोड अतुल 10 आप यूज कर 10% ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मिशन जेआरएफ कूपन कोड आप यूज करें, और जिसमें 25% ऑफ है। ओके, तो आज हम दो इंडियन थिंकर को पढ़ेंगे, बर्नी एंड कबीर। ठीक है, आप लोगों ने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा। एक इस्लाम है, इस्लाम से संबंधित है, और कबीर जो दोनों धर्म की आलोचना करते हैं। ये सबको पता होगा, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, आपको डेट पता होगी, जन्म इनका 1285 और 1357 तक ये रहे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के युग से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के ये समकालीन थे। इन सबके बाद आए थे। ठीक है, समकालीन आप समझते होंगे, कंटेम्प्रेरी पढ़े होंगे, आप एमए के छात्र हैं आई होप। सबसे पहले ये किस विचारधारा से बिलोंग करते थे? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी और विद्वान। ठीक, इसे ऐसा ही याद रखेंगे एज इट इज। यहाँ असेसन रीजन क्वेश्चन बनता है, कंजरवेटिव, रूढ़िवादी जो विचारक है उनके नाम बताइए। ठीक है, और कई उसमें से भी ले लेंगे, हमारे वेस्टर्न में से भी। तो इन चीजों को हमें यहाँ से डायरेक्ट क्लियर करना होगा। ये
एक और है, ये पहला भारतीय विचारक है जिसने मुस्लिम का इतिहास लिखा है। ठीक है, ओके। सबसे महत्वपूर्ण इनकी बुक याद रखेंगे फतवाए जहांदरी। इसमें इन्होंने राजा के कुछ गुण अवगुण दोनों बताए और राजा को किन कार्यों को करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है, इनके बारे में उन्होंने विशिष्ट रूप से विश्लेषण किया है। ठीक, आगे आते हैं। इनकी इंपोर्टेंट बुक लिख लीजिएगा आप, इन्हें नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट बुक है। कंफ्यूज करती हैं, दो थिंकर हैं जिनमें हम लोग कंफ्यूज होंगे। फतवाए जहांदरी, तारीका फिरोज शाही और ये जवाबित। ठीक है, जैसे हिंदी में ऐसे हैं जवाबित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य के कानून बताए हैं। ठीक है, कैसे टैक्सेशन होगा, कैसे क्या होगा, कल्याणकारी कैसे होंगे, ये सारी चीजें बताई हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। एडवाइस फॉर एन आइडियल सुल्तान या रूलर, एक आदर्श राजा के क्या विचार होंगे, इनके बारे में ये चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो सुल्तान है वो कैसा होना चाहिए और कहाँ से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, सुल्तान राजनीतिक भूमिका और उनके व्यक्तिगत भूमिका दोनों में अंतर किया है। वो कैसा होना चाहिए, एक सम्राट परिवार या एक अच्छे परिवार से होना चाहिए। ठीक है, न्याय की भावना रखने वाला होना चाहिए, है ना, सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। और अगला आता है कि वो शरीयत और उसका जवाबित में से जो भी कानून लिए हैं उनके अनुसार चलना चाहिए, है ना। इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और वो सेना के बारे में बताता है, सॉरी, आपको बरनी सेना के टाइप बताते हैं। ठीक है, और इनको जो सुल्तान है वो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जो रॉयल फैमिली है उनकी सेवा करेगा। ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है जो राजा के कर्तव्य है। गुड मॉर्निंग सिमरन, आप लेट हो गए हैं क्लास। ओके, गुड मॉर्निंग योगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में जो भी होगा हम कहेंगे। अगला आता है, सुल्तान जो होगा उसे इस्लाम के उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। इस्लाम के उद्देश्य क्या है, आतंक, प्रतिष्ठा, गर्व के गुण को धारण करना। ठीक है, प्रतिष्ठा, सम्मान। योगी अनु, हम लोग कबीर, सॉरी, बरनी को और कबीर को पढ़ेंगे आज। इंडियन थिंकर है बरनी, जो मुस्लिम का इतिहास का विश्लेषण या लेखन करने वाला पहला राजा है। ठीक है, सॉरी, पहला थिंकर है। अगला है कबीर के बारे में पढ़ेंगे, अगर टाइम बचता है तो कबीर को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ समझने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ आपको याद ही करना है। वैसा कोई इसमें थ्योरी है नहीं जिसे हम समझ सकें। अगला आता है, सुल्तान को विरोध करना चाहिए। वो कहते हैं सुल्तान को किन चीजों का विरोध करना चाहिए, क्रोध का, झूठ का, चंचलता का, धोखे का और अन्याय का। ये 5 चीजें, इन्हें आप एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गुड मॉर्निंग साहिबीना, चलिए क्लास करते हैं। ठीक है, अब जो भी आएगा वो बस बैठ जाएगा क्लास में। सुल्तान विरोध करते हैं, इन 5 चीजों का आपको एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाएंगी और एक दे देंगे कि इनमें से कौन सी चीज का विरोध करते हैं या कौन सा गलत है। तो उसमें जो भी नहीं होगा इन 5 में से, उस पर आप टिक कर देंगे। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? एक बार थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, गुड कॉमन। सुल्तान की जो हमने कार बताए थे उन्हीं में से जो आगे है पॉइंट, इन्हें आप किताबी भाषा में याद कर लीजिएगा, जो हमने आपको सिंपल बताए थे। ठीक है, जैसे कि रॉयल फैमिली, रॉयल क्या फैमिली होंगी, सॉरी, सभी रॉयल्टी, सुल्तान को रॉयल्टी से परामर्श लेना चाहिए, या रॉयल्टी क्या होती है,
जो सेना के खुफिया अधिकारी जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, जो न्यायाधीश है ना। ऐसा है कि जो राज्य के उच्च स्तर के पदासीन थे, उनकी जो फैमिली है उनकी सेवाएं करना। ठीक है। अगला आता है सुल्तान को पूरे राजनीतिक परिवारों की रक्षा करनी चाहिए, पुराने राजनीतिक परिवारों की रक्षा करनी चाहिए। तो जो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारी जानकारी होगी, है ना। और कभी कभी हमें उनसे परामर्श लेने की सहायता हो सकती है, कभी कंसल्ट भी करना पड़ेगा। तो वो चीजें सारी याद रखकर सुल्तान को कार्य करना चाहिए। आगे आते हैं। राजा के वर्चस्व के लिए वास्तविक औचित्य और शक्ति और न्याय गरिमा को लागू करना चाहिए। राजा को अपनी शक्ति और न्याय की गरिमा जो है उसे लागू करना चाहिए। न्याय सही होना चाहिए, कौन क्या क्या करेगा, सामाजिक कल्याण कार्य कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। और न्याय किससे लागू होगा? शरीयत से, और जवाब में जो लिखे वो कानूनों से। ठीक है। पहला कार्य अभी आपको हमने बताया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं राजा न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है। इसे याद रखना, पूछ लेते हैं राजा किस प्रणाली में है, या राजा न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है या नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसे आप एज इट इज ऐसे ही याद कर रहे हैं, राजा न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है। ठीक। और इसका पहला कार्य ये है, हम लोगों ने कौटिल्य में पढ़ा था, राजा का पहला कार्य क्या है? कोई भी बताए, जल्दी से बताइए। और आपको पता है, अगर आप जवाब देंगे, नहीं देंगे या गलत भी देंगे तब भी आपको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में पता है आपको क्या मिलेगा? चलिए बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? सुमित्रा, कोमल, साइबीना, शुभम, योगी, जल्दी से बताइए। कौटिल्य के राजा के पहला कर्तव्य क्या है, या पहला सबसे पहला कार्य क्या है? समझ में नहीं आया योगी, आप क्या कह रहे हैं? कलंकारी प्रवृत्ति क्या कह रही है, समझ में नहीं आया। सुमित्रा आप बताइए, साइबीना, गुलनाज, शुभम, नहीं है पता, तो इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। नो कोमल, ये नहीं है। जल्दी से बताइए, रिवीजन आपका हो नहीं रहा है मुझे लग रहा है। चलिए रिवीजन करते रहिएगा। नहीं, कौटिल्य के राजा का सबसे पहला कार्य क्या है? राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना है। राजा जो होगा अपने राज्य को बढ़ाता रहेगा, विस्तारवादी नीति पर काम करता है। आया याद? आया याद आपको? तो याद रखिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आप भी कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा को न्याय करते समय क्या रखना चाहिए? माप और दंड के बारे में जानना चाहिए। जब राजा माप और दंड के बारे में जानेगा कि कब माफ करना है कब दंड देना है, तो राज्य अच्छा चलेगा। ओके, और राज्य में न्याय प्रणाली अच्छी होगी। जो न्याय करेगा वो धार्मिक प्रथाओं के अनुसार करेगा। धार्मिक प्रथाएं उनकी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। दो उन्होंने कानून बनाए, एक शरीयत और एक जवाबित में लिखे हुए। चलिए आगे चलते हैं। सुल्तान को वैधता के उपकरण बताएं। वैधता के उपकरण क्या है? एक साधन के रूप में धर्म का उपयोग। जब किसी भी न्याय को वैधित करने में, एक वैलिड करने के लिए, है ना, तो क्या करते हैं वो धर्म के अनुसार वो लेते हैं न्याय, धर्म गुरुओं की सलाह लेते हैं, है ना। धर्म को एक टूल्स के रूप में उपयोग करते हैं। अगला आता है, जो विद्रोही होंगे उनके पास सॉरी उनके साथ अत्याचारी का व्यवहार करेंगे। ठीक है, मतलब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। ठीक, आगे बढ़े।
अब आता है उनका एक आदर्श राज्य। आदर्श राज्य की अवधारणा कैसी होगी, आदर्श राज्य में क्या होगा, है ना। अभी हम कबीर का भी पढ़ेंगे, ये आदर्श राज्य उन्होंने कौन सा कहा है। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। जो आइडियल स्टेट होगा उसमें लॉ मेंटेन होंगे, राजा का काम है लॉ मेंटेन करना, ठीक है, और पहला कार्य है उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज कर सकते हो आप। अगला अगला आता है दो कानून। हम जैसा कि हमने आपको बताया है, जवाबित और शरीयत। जवाबित और शरीयत क्या होगा, जो शरीयत या जवाबित होगा दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। ये नहीं कि शरीयत में जो नियम बताए गए हैं वो जवाबित के विरुद्ध में हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो होगा दोनों में आपस में समन्वय होगा, ठीक है। दो श्रेणी याद रख लेना, उन्होंने कानून को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, तो जवाबित और शरीयत। इंग्लिश हिंदी दोनों का सेम है, ओके। यहाँ किसी को दिक्कत है? ओके सुमित्रा, देखो इंग्लिश लैंग्वेज, देखो हिंदी में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होना चाहिए। इंग्लिश में उसमें कुछ है नहीं, कहे तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा, और कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। बताइए सुमित्रा, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं। सुमित्रा जी बताइए जल्दी से। नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। एकदम प्रॉपर हिंदी भी नहीं है ये, ठीक है। ये जो शब्द है इनके, ये हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रहेंगे, है ना। आपको इंग्लिश में भी सेम मिलेंगे, हिंदी में भी सेम मिलेंगे। अब ये है टू कैटेगरी, तो दो श्रेणी, है ना। इतना तो समझ ही सकते हैं। हिंदी में क्या है, आपको एकदम फिट हो जाएगा माइंड में, या टू कैटेगरीज ऑफ लॉ। ओके गुड सुमित्रा। जैसा कि हमने आपको बताया, शरीयत जवाबित पर निर्भर होगा, जवाबित शरीयत पर। तो शरीयत को लागू लागू करने में असमर्थ होगा। जब जैसे शरीयत लागू करने में हम असमर्थ होंगे, तो जवाबित में तैयार जो भी कानून होंगे उनके अनुसार कर देंगे, ओके। चलिए इसे ऐसे आप याद रखिएगा, शरीयत जवाबित पर निर्भर है, ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जवाबित कैसा होगा, जवाबित को अतीत एवं प्राचीन, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के समकालीन उसको सबक सीखना पड़ेगा कि कब कैसा है। पास्ट की कुछ चीजें देखकर उसे वर्तमान का समझना पड़ेगा, है ना। ये चीजें हैं जवाबित में। जवाबित शरीयत के अनुसार होगा। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे जवाबित किसके अनुरूप होता है। यहाँ एक दो बुक का नाम दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, फतवाए जहांदरी, है ना। तो और शरीयत के अनुरूप होता है, तो आप क्वेश्चन में क्या मार्क करेंगे आंसर में, जवाब शरीयत के अनुसार होता है, ओके। अगला आता है शरीयत का खंडन नहीं करेंगे। खंडन का मतलब क्या है, यहाँ शरीयत में, शरीयत जो उनकी कानून की बुक है, ठीक है, या कानून है उनका, तो उसमें जो लिखा है, उसमें जो लॉ भी लिखा है, ठीक है, कानून जो लिखे हैं, उनके नियम जो लिखे हैं, उनके बारे में हम तर्क नहीं करेंगे। जो जैसे होने वैसे ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इसमें ये होना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है धर्म के अनुसार वही होना चाहिए, क्योंकि बरनी को एक कट्टर धर्म, इस्लामिक धर्मी विचारक भी बोलते हैं, कट्टर इस्लामिक विचारक हैं ये, है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि शरीयत जो कानून है उसके अनुसार या उसका खंडन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसे सुल्तान के प्रति वफादारी बढ़ानी चाहिए शरीयत को, ओके। चलिए आगे बढ़े। शरीयत और जवाबित में किसी को कोई डाउट है तो बताए, नहीं तो थम्स अप दें और आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से, सुमित्रा, कोमल, अनु, साहिबीना। सुमित्रा आपको कोई प्रॉब्लम? ओके गुड कोमल, योगी।
सुमित्रा, ओके गुड। देखो इन्होंने बताया था आर्मी के टाइप बताए थे, ठीक है। कल सॉरी पिछली जो क्लास थी इंडियन थिंकर में किसी स्टूडेंट ने हमसे कहा था सर इन्होंने आर्मी के टाइप बताए, तो हमने उनसे कहा था कि नहीं बताए, लेकिन उस टाइम क्या था हमारे पास समय कम था, तो हम लोग इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आर्मी के टाइप सिर्फ इन्होंने बताए हैं, ठीक है। कौटिल्य सॉरी याद आया, कौटिल्य के मंडला सिद्धांत में आर्मी के टाइप बताए थे उन्होंने, तो वो नहीं था। ओनली उन्होंने किलों के टाइप बताए हैं। किले हमने आपको बताए थे। जिस किसी भी स्टूडेंट को पता ना हो तो आप कौटिल्य के नोट्स डाउनलोड करें और उन्हें एक बार रिवाइज कर लें, और वहां कोई किसी का डाउट बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पिन कर दें, वहां से मैं देख लूंगा। ओके, अगर आपके कोई पर्सनल डाउट भी हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आर्मी के उन्होंने टाइप बताए जैसा कि यहाँ देख लेंगे। 4 टाइप है, पैदल, घोड़ा सवार, और युद्ध हाथी वाले, और सहायक। सहायक जो आपके साथ में होंगे, ठीक है। तो 4 टाइप बताएं, आपको शब्द से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिना घोड़ों के सैनिक जो पैदल चलेंगे, 2 घोड़ों के सैनिक जो घोड़े सवार होंगे, एकल घोड़े के साथ सैनिक घोड़े सवार होंगे, है ना, और हाथी वाले जो हाथी पर भाला लिए होंगे, है ना, और बकाया उनके सहायक भी होंगे, ठीक। एक चीज यहाँ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखेंगे। सुल्तान अपनी निजी सेना इट इज प्राइवेट सेना या ट्रूप्स को क्या कहते हैं, तो क्लब कहते हैं। इसे इंग्लिश में याद रखेंगे QALB, क्लब, ना कि क्लब, ना कि ये होगा, ये कंफ्यूज कर देते हैं CLUB, इसीलिए इसके शब्द याद रखें, इसके अक्षर भी याद रखें, क्लब। ओके, चलिए आगे बढ़े। ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने नौकरशाही, इन्होंने अधिकारियों के कुछ उनको डिवीजन वाइज वो किया है, बंटवारा किया, उनको 3 डिवीजन में बांटा है, 3 लेवल बताए हैं। क्या लेवल है उनको हम यहाँ देखेंगे। ओके, सेंटर, केंद्र, प्रोविजन, प्रांत और विलेज, ठीक है। यहाँ हम इंडियन थिंकर पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया, तो इन्होंने 4 स्तंभ बताए हैं, तो उनको भी देखेंगे। यहाँ और वहाँ दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखेंगे इन्होंने अपने 3 स्तर बताए, सेंटर, केंद्र, प्रोविजन, प्रांत या राज्य, और अगला आता है विलेज, गांव, ठीक है। इन तीनों में कार्य बताएं कैसे टैक्सेशन प्रक्रिया चलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, तो कर संग्रहण करना, भूमि नापना। भूमि हमारा प्रेजेंट टाइम पर कौन नापता है, चकबंदी हुई है, अभी तो नहीं हुई है। आप लोग जानते हैं चकबंदी क्या होती है, बताइए। आई होप आप लोग MA के स्टूडेंट हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़े, बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, सेंटर में कौन करेगा रेवेन्यू वो एकत्रित, इसे याद रखेंगे, दीवान वजारत। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, नहीं जानते हैं तो इसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिलेबस से टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे, क्या होता है इसके बारे में आप जानिए, है ना, चकबंदी। चलिए, केंद्र में जो टैक्सेशन की प्रक्रिया से जुड़ा होगा वो व्यक्ति क्या होगा या वो अधिकारी क्या होगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं दीवान वजारत, ठीक। ये किसकी सहायता से काम करेगा, नायाब और मुशरीफ ए मलिक, ठीक है, मलिक ना कि मलिक, ठीक, को सहायता प्रदान करेगा, दीवान वजारत, ये याद रखेंगे आप। अगला आता है प्रोविजन, प्रांत। प्रांत में क्या होगा, मुफ्ती एंड वालिस के नेतृत्व में, ये दोनों नाम याद रखेंगे, सेम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है ग्राम, दीवान, इसमें दीवान होगा। ओके, यहाँ टुकड़े में जो भूमि होती है उसे एक जगह दे सरकार, कोमल, हाँ ऐसा ही है सेम, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे क्लास ओवर होने पर, ठीक है। अभी क्लास को बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हम आपको दे रहे हैं। चलिए, राजस्व संग्रह अनुपातिक होगा। अनुपातिक कैसा होगा, हमने आपको बताया था
बताइए जल्दी से, अनुपातिक कैसा होगा? धर्मशास्त्र में मनु ने दंड देने की प्रक्रिया में अनुपातिक शब्द यूज किया है। अनुपातिक कैसा होगा? यहाँ टैक्स जो होगा अनुपातिक कैसा होगा? बताइए कोई भी। जिसका जैसा फायदा होगा उससे वैसा टैक्स लिया जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, आप प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं तो आप टैक्स भी ज्यादा देंगे। ओके, आप प्रॉफिट कम कमाते हैं तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, सॉरी टैक्स आप कम देंगे। ऐसा ही धर्मशास्त्र में मनुगे में क्या है, दंड देने की प्रक्रिया में अनुपातिक है। उसमें क्या है कि भाई अगर निम्न जाति का है उसे दंड ज्यादा दिया जाएगा। अगर दो गलतियां, सेम गलतियां दो अलग अलग पर्सन करें, एक निम्न जाति का और एक निम्न जाति का और एक उच्च जाति का, तो निम्न जाति का जो होगा उसे उसी गलती के लिए दंड ज्यादा दिया जाएगा और उच्च जाति का जो व्यक्ति होगा उसे सेम गलती के लिए दंड कम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनु समझते हैं जो उच्च जाति का है वो थोड़ा समझदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जस्टिस, न्याय पर आएंगे। न्याय कैसा होगा? बाजार को नियंत्रित करेंगे। अगर बाजार को हम वो नियंत्रित नहीं करेंगे तो सेना में दिक्कत होगी, खान पीन में असंतोष होगा, जनता नहीं होगी सही, है ना। क्या होगा? बाजार में जब महंगाई होगी, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां कुछ आटा या कोई भी किराना सामान जब महंगा होता है ना, तो क्या होता है, जनता परेशान होती है। जनता जब परेशान होगी तो समाज में क्या होगा, असंतोष आएगा। जब असंतोष आएगा तो सेना को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कारण सिर्फ यही है कि बाजार मूल्य को नियंत्रित करना। न्याय उन्होंने सिर्फ यही बताया। आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है? सुमित्रा इंग्लिश में देख ले, मार्केट प्राइस नीड टू कंट्रोल। उनको मार्केट प्राइस को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो कहाँ थे हम लोग? उनको न्याय जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, बरनी के अनुसार न्याय क्या है, तो वो दे देंगे क्वेश्चन में, ऑप्शन में दे देंगे बाजार मूल्य को नियंत्रित करना, और 3 अन्य ऑप्शन दे देंगे जो कंफ्यूज करेंगे हमको, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बाजार मूल्य को नियंत्रित करना, उस पर टिक लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सही होगा, +2 नंबर मिलेंगे आपको और आप एकदम खुश होंगे। चलिए आगे बढ़ो। कर की छूट, कर में वो छूट देते हैं, कब देते हैं? टैक्स में जब छूट देते हैं कब देते हैं? जैसे मान के चलिए कोई आपदा या विपत्ति आ जाए तब वो टैक्स में छूट दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जनता को जैसे वो नुकसान झेली हुई है, कोई भी जनता या कोई भी पर्सन नुकसान झेला हुआ है, तो उसे कैसे वो प्रमोट या मोटिवेट कर सकते हैं, तो उससे कहेंगे भाई तू काम कर, तेरे को मैं टैक्स में छूट दे दूंगा। ठीक, तो उन्होंने बताया है जस्टिस, आपदाओं के दौरान कर में छूट। ठीक है, चलिए आगे चले। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? सुमित्रा आपका कोई यहाँ डाउट तो नहीं है? कोमल, अनु, साहिबीना, सिमरन, जल्दी से बताइए। सुमित्रा जी आपका कोई डाउट है? एक बार थम्स अप दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके गुड योगी, अनु, कोमल गुड, ओके गुड, सिमरन ओके गुड। सुमित्रा आपका बताइए, लाइव क्लास में डाउट जल्दी से हम क्लियर कर देंगे, है ना। डाउट सेशन में एक प्रोसेस होगा, सिस्टमैटिक होगा। ओके गुड सुमित्रा, गुड साहिबीना। चलिए आगे बढ़ते। कोर्ट में और आता है कोर्ट सिस्टम, घरेलू कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट होंगे, है ना। इसे आप ऐसे ही याद रखेंगे, कोर्ट के टाइप टाइप मान के चल लीजिएगा, है ना। उनको न्याय किसके अनुसार देंगे, कैसे देंगे, तो कोर्ट सिस्टम होगा, अदालत प्रणाली होगी, घरेलू कोर्ट होंगे, फौजदारी अदालत होगी। आगे आता है धर्म के मामलों में निपटान के दौरान राजा काजी उल कजात। काजी उल कजात कौन है? ये न्यायाधीश है जिसकी सलाह लेगा। ओके, इसे याद रखेंगे, शब्द को एज इट इज पूछ सकते हैं इसमें क्या, राजा धर्म के मामलों में किससे बोलेगा सलाह, तो काजी उल कजात
ये कौन है? न्यायाधीश। किसका न्यायाधीश है? ये धर्म गुरु है, ठीक है, धर्म गुरु है। इसे हम धार्मिक न्यायाधीश भी कह सकते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। धार्मिक न्यायाधीश किसे कहते हैं? बरनी के अनुसार, बरनी के अनुसार किसे कहते हैं? तो काजी उल कजात को कहते हैं। ओके, धर्मगुरु है ये काजी उल कजात, शब्द कुछ ऐसा ही है। ओके, चलिए आगे बढ़े। न्याय दो परिचालन क्षेत्र है, शहरी और ग्रामीण। ओके, इसे एज इट इज याद करेंगे। टू ऑपरेटिंग एरियाज ऑफ जस्टिस, अर्बन एंड रूरल। इनकी आलोचना भी की जाती है। अब आलोचना में से आप नोट्स जो बना रहे होंगे उसमें नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ हम इसलिए टाइप नहीं किए, सबसे पहला कारण यही है कि आप लोग क्लास लाइव तो देख लेते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। जब आप नोट्स नहीं बनाते तो आपका नुकसान होता है। इसमें नुकसान आपका क्या है कि आप सुबह मॉर्निंग हुई, आप उठे और मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट लेट हो गया, उसने मुंह हाथ धुले और बैठ गया, सो रहा है, क्लास कर रहा है, कुछ पता ही नहीं। मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ कि आप सो रहे हैं कि ज्वाइन करके सो गए, है ना। तो इसलिए आप अपने साथ न्याय करें। न्याय आपका क्या है कि आपको जो काम दिया गया है वही करें, है ना। ये नहीं कि आप काम हाँ दिया है हो जाएगा, तो फिर ऐसे नेट जेआरएफ नहीं होगा। समझो इस चीज को, है ना। तो आलोचना क्या है? ओके, गुड योगी। इनकी आलोचना कई थिंकरों ने की है कि ये सिर्फ इस्लाम धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इनकी विचारधारा कट्टर है। ये तीन चीजें इनकी मैन है, ठीक है। ये और किसी के बारे में नहीं सोचते। और शरीयत और जवाबिद की दोनों की आलोचनाएं हुई कि वो धर्म के अनुसार करेंगे, जो भी हो वो धर्म के अनुसार हो, चाहे फिर वो गलत हो चाहे फिर वो सही है। ओके, चलिए आगे बढ़े। बताइए, यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो वो हम क्लियर करें, नहीं तो हम लोग अगला टॉपिक कबीर को करेंगे। कबीर पर बढ़ेंगे और कबीर को हम लोग बहुत जल्दी समझेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा ही बहुत पूछते हैं। चलिए बताइए, यहाँ किसी को कोई डाउट है? देखो, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बनते हैं क्वेश्चन। पहले तो ट्रोप्स टाइप, सेना के प्रकार, दूसरा बुक, मैच द फॉलोइंग में इनकी बुक आ जाती है। फतवा जानदरी किसकी है? उनकी कबीर की है या बरनी की है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। और उनके न्याय क्या है? न्याय का पहला कार्य कौन सा है ना, उनके पूछ लेंगे, कौटिल्य के पूछ लेंगे, ये सारे। और राजा का पहला कार्य क्या है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें से ज्यादा पढ़ना नहीं है। आप इतना पढ़ लेंगे ये एग्जाम के लिए इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास समय रहता है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। बस जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं प्रॉपर, उनको जल्दी से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन समय समय पर करते रहिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जिस दिन हम लाइव क्लास लेंगे उस दिन पहली क्लास का भी रिवीजन करके आइएगा। हो सकता है पूछ ले, है ना, आप बता दें उनमें से कुछ, तो इससे अच्छा है, ये आपके भी लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कबीर पर। कबीर का इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। ये एक कवि थे, ये दार्शनिक थे, रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। ये देखिए 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के थे, फिलोसफर, संत, पोएट। इन्होंने छंद, दोहा लिखे हैं। बस यहाँ और कुछ याद आपको करना ही नहीं है, ठीक। अब आइए यहाँ, यहाँ एक चीज याद रखेंगे, कबीर ने कभी अपनी बुक नहीं लिखी है। कबीर के जो अनुयायी थे, उनके जो वो स्टूडेंट थे, उन्होंने कबीर के दोहा
और जो भी उनके ग्रंथ है, छंद है, उन सबको एक बुक के रूप में लिख दिया। ठीक है, कबीर ने जो भी दोहा और छंद दिए हैं उनके अनुयायियों ने उनकी बुक के रूप में लिख दिया, उन सबको कंसाइज करके बुक पब्लिश कर दी। फिलहाल कबीर कबीर ने कुछ भी नहीं लिखा है, बस कबीर ने दोहा और छंद दिए हैं। हाँ हाँ, गुड कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के जो दोहा और छंद कितनी बुक के रूप में है, तो आप याद रखेंगे 72। ठीक है, ये नंबर काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, ये है रैगतास, सुख निदान, मंगल वसंत, सखियां और कबीर बीजक, होली अगम, पवित्र आगम और शब्दास। ये सारे याद रखेंगे आप। ठीक है, ये कंफ्यूज पता कहाँ करता है, स्वामी विवेकानंद से कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम विवेकानंद में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बुक है इनकी, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, उन्हें भी याद रखेंगे। जैसे आदि ग्रंथ, पंचवाणी। पंचवाणी आपको टैगोर से कंफ्यूज करेगा, है ना। और स्वांगी, सर्वांगी, बीजक, ये है रामायणी, शब्दास, साक्षी। ये बीजक के 3 भागों से मिलकर बनी, मतलब बीजक जो है वो 3 भागों से मिलकर बना। 3 भाग कौन से? रामायणी, शब्दास, साक्षी। ओके, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं ये किस में मिलते हैं, ये किसके 3 पार्ट हैं, तो आप लिखेंगे बीजक के। हिंदी में भी सॉरी इंग्लिश में भी बीजक होगा, तो ये याद रखिएगा, ये इनके इम्पोर्टेंट है। ग्रंथावली। चलिए आगे बढ़े। आई होप आपको यहाँ कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। आगे बढ़े। चलिए, ये रामानंद से इन्फ्लुएंस है, रामानंद से ये प्रभावित है। ठीक है, जो 14वीं 14 सेंचुरी के कवि थे, 14वीं शताब्दी के संत थे, है ना, कवि थे। तो यह क्या थे, वह व्यक्ति जिसने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया। आध्यात्मिक मतलब अंतरात्मा, तो उसको बदला है, और इस चीज से कबीर इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे कि कैसे क्या है। तो जब कबीर के हम लोग दोहे या छंद सुनते हैं तो अंदर से ऑटोमेटिक वो आ जाता है, मोटिवेशन, है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उन्होंने क्या कहा था, भक्ति आंदोलन चलाया था, याद है आपको? याद रखना इसे। राम सीता की पूजा, दोहा छंद होते हैं इनके। चलिए आगे बढ़ते। अब आता है व्यापक धार्मिक संस्कृति। रामानंद ने कबीर के जीवन और कविता को प्रभावित किया। वही है, रामानंद से वो कैसे प्रभावित थे इसके बारे में कहा गया है। तो उनकी धार्मिक संस्कृति, जीवन और कविता से, है ना, उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से। ये धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सारे धर्म, सर्वधर्म अपने आप में सर्वोपरि है ना, सर्वधर्म सर्वोपरि। सारे धर्म, जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, सब अपने आप में सही है, लेकिन वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों का विरोध करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आगे चलते हैं। यहाँ याद रखना, इस क्लास में किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं। ये हम लोग यहाँ सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ये विचार हमारे नहीं, हम लोग जाओ आज, ठीक है, हमने चलिए सॉरी। तो क्या है कि भाई हिंदू धर्म और मोमनन धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ कबीर के विचार पढ़ रहे हैं, ना कि ये हमारे विचार हैं या आपके विचार हैं। यहाँ याद रखेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ थिंकर के विचार पढ़ रहे हैं, इसे आप अपने से जोड़कर ना देखें। ठीक, चलते हैं। चलिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सारे धर्म अपने आप में सर्वोपरि है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे ये प्रभावित थे, रामानंद का जो ये दृष्टिकोण था धर्मनिरपेक्ष, इससे ये प्रभावित थे।
रामानंद इस्लाम के गहन और व्यक्तिगत रहस्यवाद, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र और ईसाई धर्म के सामंजस्य स्थापित करने का सपना कबीर द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब ये है, रामानंद ने जो सर्वधर्म सामंजस्य वाला वो मुद्दा या कॉन्सेप्ट अपनाया था, तो उसे कबीर आगे बढ़ाते हैं। कबीर कहते हैं सारे धर्म एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए कबीर को याद रखिएगा, कबीर के दोहे हिंदू भी सुनते हैं, मुस्लिम भी सुनते हैं। कबीर को कोई भी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया ये किस धर्म से, तो वो दोनों को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जल्दी एक बार बताइए, थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं। साहिबीना, सिमरन, सुमित्रा, कोमल, योगी अनु, समझ में आया आपको? शुभम, जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए। ओके, गुड सिमरन, गुड सुमित्रा। चलिए, जैन फिलॉसफी से वो बहुत प्रभावित थे। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है, कबीर ने किन धर्मों की आलोचना की? तो क्या बनेगा? हिंदू, मुस्लिम, जैन और हिंदू मुस्लिम। तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? डी ऑप्शन सही है, हिंदू मुस्लिम। ना कि हिंदू करेंगे ना कि मुस्लिम करेंगे, हिंदू और मुस्लिम। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही बन सकता है कि किस धर्म की आलोचना नहीं की है? तो किस धर्म की आलोचना नहीं की है? जैन धर्म की आलोचना नहीं की है। ओके, जैन धर्म से वो प्रभावित थे। जैन धर्म सत्य के आदर्शों पर आधारित है। वो क्यों मानते थे, क्या मानते थे? वो कहते हैं जैन जितना सच्चा नहीं है। जैन क्या है? एक सत्य धर्म पर आधारित है, वो सत्य के प्रति है ना, आइडिया ऑफ ट्रुथ, सत्य के विचारों पर चलता है जैन धर्म। आप कभी भी देखिए तो जैन धर्म बेसिकली अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर जैन धर्म आधारित है। ठीक है, गैर हिंसा, नॉन वायलेंस। अगला आता है कबीर अहिंसा के सिद्धांत जैन धर्म से प्रभावित है। ठीक है, जैन धर्म में क्या होता है? अहिंसा। जैसे गांधी जी है, गांधी जी भी प्रभावित हैं जैन धर्म से, है ना। जब हम लोग गांधी को पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और किन की बुक से है? ट्रॉटस्की की बुक से भी है वो प्रभावित, है ना। तो यहाँ क्या है, जैन धर्म में क्या होता है? अहिंसा। कोई भी काम कराना है आपको, हिंसा करके नहीं करा सकते आप। सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी बात कहकर अहिंसा से करा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कबीर का आते हैं एक आदर्श राज्य, जिसे वो कहते हैं क्या? बेगमपुरा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं विचारक? और विचारक कहते हैं कि यह यूटोपिया है। यूटोपिया शब्द आपको पता है? बताइए, किसे पता है यूटोपिया मीन्स क्या होता है? हम लोग इसे कई थिंकर में पढ़ेंगे। बताइए कोई भी। नहीं है पता? कल्पना लोकी। कल्पना क्या है? इसे ऐसे समझिए, कबीर का जो बेगमपुरा गांव है ना, वो राज्य का समर्थन नहीं करते। एक बेगमपुरा नाम शब्द का यूज करते हैं, जिसे वो राज्य कहते हैं, मतलब राज्य की संज्ञा देते हैं, ना कि राज्य कहते हैं। तो क्या है, उसे वो कहते हैं कि एक बेगमपुरा है जहाँ कुछ भी नहीं होगा, जहाँ लोगों को दुख भी नहीं होगा, मतलब लोग सुख होंगे परमानेंटली, वो दुख से कभी परिचित होंगे ही नहीं। ठीक है, इसे यूटोपिया कहते हैं, कल्पना लोकी, मतलब वो सोच रहे हैं, सपनों की दुनिया में है। हो नहीं सकता, वो रियल लाइफ में हो नहीं सकता, वो सपनों की दुनिया में है। ठीक है, यूटोपियन थिंकर भी पढ़ेंगे हम कुछ। उन्हें बोला जाता है यूटोपियन थिंकर। जैसे अरस्तु और प्लेटो को कह सकते हैं, उनका आदर्श राज्य कैसा है? एक दार्शनिक होगा, तो वो कभी बन नहीं पाया। ऐसा ही कबीर का है ये बेगमपुरा, तो वो कभी बन नहीं पाया है, ना बन पाएगा। क्योंकि देखिए, समाज में आप कहें कि दुख से मुक्ति मिल जाए, तो नहीं होगा। दोनों के बीच में आपको संतुलित रहना पड़ेगा, है ना। सुख दुख बने रहेंगे आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान हो, चाहे आप हैं, हम हैं,
आप कहेंगे सर मैं कहूँ आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो ऐसा नहीं है ना। कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। ये जीवन के दो पहलू हैं जिन्हें जीवन में हमको संतुलित बना के रखना चाहिए। ये आपके जीवन को संतुलित भी करते हैं। अगर आपको दुख नहीं होगा तो आप सुख के बारे में नहीं जाने कि सुख कैसे होता है। और कबीर यहाँ कहते हैं कि बेगमपुरा जो होगा उसमें सुख होगा, तो यहाँ इनकी आलोचना भी की जाती है कि भाई ये परमानेंट सुख होगा तो व्यक्ति दुख के बारे में जानेगा ही नहीं, है ना। जैसे आप मान लीजिएगा, आप खट्टा और मीठा, तीखा या मीठे में बारे में तभी जानेंगे जब आपने मीठा खाया होगा। अगर आप परमानेंटली मीठा ही खाते रहेंगे तो आप तीखे के बारे में नहीं जानेंगे। तो हर चीज के दो पार्ट होते हैं, जैसे सत्य असत्य, अच्छा बुरा, ये सारी चीजें होती हैं। बताते हैं ये एक ऐसी भूमि होगी जहाँ क्या होगा, जहाँ कोई हिंसा, लालच, अपराध कुछ भी नहीं होगा। व्यक्ति अपने काम में मस्त होगा, कुछ भी नहीं होगा। आगे हम इसे डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन। कबीर के आइडियाज हैं कुछ। कबीर ने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया है, कहाँ किया है, अफसर व्यापार और अफसरों में, अफसरों के विशेष की सॉरी अफसरों के विकास की विशेषता में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में बनारस में इन्होंने काफी जीवन अपना व्यतीत किया है और वहां देखा है। इसे फलते फूलते व्यापार के कस्बों और गांवों को आपस में जोड़ दिया, जिससे कमाई होने की अर्थव्यवस्था और विकास के अवसर पैदा हो। उन्होंने सबको आपस में जोड़ा है जिससे विकास हो सके समाज में। यहाँ याद रखेंगे, हर थिंकर अंत में वो इसी पर आता है कि समाज का कल्याण हो और विकास हो, है ना। बस सबके विचार, थोड़े शब्द अलग अलग हैं, लेकिन विचार अधिकतर देखे जाए, हम लोग कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या है, सेम ही पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सार्वभौमिक मानवतावाद, नई संस्कृति का विकास किया उन्होंने, है। जाति नियम, जाति व्यवस्था का खंडन किया है कि ऐसा कोई नहीं है कि जाति उनकी कोई निम्न या उच्च है, मानव मानव है ना। पदानुक्रमिक सामंतवादी व्यवस्था का विरोध किया है, खंडन किया है, चुनौती दी है, क्रिटिसाइज किया है। चलिए आगे बढ़े। ऐसा ही ये सब है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसे वैसे समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इससे सामाजिक समूहों को वर्टिकल ओरिएंटल मोबिलिटी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता निर्माण हुआ, ऊंचा नीचा समाज और व्यक्तियों में, तो इसका खंडन करते हैं वो। अभिजात वर्ग द्वारा, मतलब जो अभिजात कुलीन वर्ग है, जिसके पास शक्ति है, जिसके हाथ में सत्ता है, व्यापक रूप से विरोध किया है इसका, कि जिन्होंने यथास्थिति बनाई रखी है। कबीर जो निम्न जाति के थे, गरीबों के भेदभाव के आलोचक थे। कबीर निम्न जाति से बिलोंग करते थे, है ना। तो कबीर की आलोचना करते हैं लोग, आप क्यों करते हैं, क्योंकि ये निम्न जाति के, है ना। जो भी आगे थिंकर आए हैं कबीर के बारे में, जिन्होंने कबीर के टाइम पीरियड से थे, कबीर के बाद थे, है ना, तो उन्होंने इनकी आलोचना इसी बात से की कि इन्होंने गरीबों में भेदभाव नहीं किया है, ऊंच नीच में अंतर खत्म कर दिया है। तो जरूरी था उस समय की। देखिए आप, वेब सीरीज भी है, मूवी है, उनसे समझ में आएगा। एक आपके अंदर एक आग सी लगेगी कि क्या होता था उस टाइम, लोगों का जीवन एक जानवर जैसा था। तो वो चीजें सोचने लायक है। आई होप हम लोग उस जीवन में नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा उनकी आलोचना की गई है, ये याद रखेंगे। ओके, और यहाँ आएंगे, भले ही कबीर का ब्राह्मणों के साथ वैचारिक टकराव था, लेकिन उन्होंने कभी उनकी आलोचना नहीं की। ये चीज बहुत अच्छी है कबीर की, कि कबीर का क्या है, कबीर की आलोचना किसी ने भी की हो, अगर उनके एक छोटे बच्चे ने भी आलोचना कर दी, तो कबीर ने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। कबीर ने अधिकतर कोशिश यही की है कि लोग हमारे दोहा और छंद से सीखें, है ना। कबीर गैर हिंसात्मक थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, अहिंसावादी, है ना। चलिए आगे बढ़े। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? सुमित्रा, कोमल, योगी, अनु, शुभम, सिमरन, नहीं है? चलिए आगे बढ़े। कबीर ने, आगे आते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द किंग एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने राजा के प्रशासन की आलोचना की। राजा के प्रशासन की आलोचना कैसी की? कराधान
प्रचलित प्रणाली, जो उनका टैक्सेशन वाली क्या थी, प्रोसेस या क्रिया थी, ठीक है, जमींदारी वाला सिस्टम था, टैक्सेशन एंड द जमींदारी सिस्टम। क्या था कि भाई जो छोटा है या कम कमाता है वो कम टैक्स देगा। मतलब उनका ये था, जो छोटा है, जो दबा कुचला वर्ग का है, उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाए, बल्कि उसका कल्याण किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए कि भाई तू भी बढ़ जा आगे, समाज के साथ चल, है ना। ये है जमींदारी प्रणाली। क्या होती थी, दासों लोगों को दास बना लेते थे, जानवरों की तरह रखते थे, खाना टाइम पर देते नहीं थे। तो उनके वो आलोचक थे कि भाई काम आप लोग करा लेते हैं, आप अपने लिए उत्पादन करा लेते हैं, लेकिन उनको भी एक सही टाइम से सही खाना तो प्रोवाइड करा ही दें आप। उस चीज के वो आलोचक थे। ये आ गया आपका टैक्सेशन वाला, गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को सामना किया है। यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उन्होंने टैक्सेशन का मनाही कर दिया था। एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने मनाही कर दिया था कि भाई टैक्स प्रणाली ही गलत है। वो गरीबों को क्या है, दबाना रखना चाहती है। जब गरीब टैक्स देंगे तो वो गरीब ही होंगे, वो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। भाई अमीर तो दे ही देगा, वो पैसा कमा रहा है, वो ज्यादा भी कमा रहा है, लेकिन गरीब जो व्यक्ति होगा, पुअर पीपल होंगे, वो कहाँ से देंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। और एक और है कि उन्होंने भाई राजा की आलोचना की है। जब उनके टाइम पे राजधानी को क्या किया गया था, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। तो क्या हुआ था, इसकी आलोचना उन्होंने कैसे की। भाई आप ऐसे समझिए, आप हैं, आप पढ़ाई का टाइम है आपका ये, और आपके घर में कह दिया जाए कि आप जाइए, आपके घर का परिवर्तन, या आपका ये मान लीजिए जून में एग्जाम है ना, और आपसे कह दिया जाए कि मई और जून स्टार्टिंग में हम लोगों को अपने घर का परिवर्तन करना है, हमको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, तो आपको क्या होगा, आपका नुकसान होगा, पढ़ाई में होगा। ऐसा ही जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का वो स्थानांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया है, तो उसमें क्या हुआ, जो भी जनता थी उसका नुकसान हुआ, सामाजिक आर्थिक नुकसान हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, उनको नुकसान झेलना पड़ा, किसी को अपने से बिछड़ना पड़ा। ये सारी चीजें हुई, तो इस चीज का वो विरोध करते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो गरीब व्यक्ति था वो गरीब ही होता चला गया, यहाँ से वहां आने जाने का खर्चा, आना जाना, शिफ्ट होना, तो ये कई चीजें हैं, है ना। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर किसी को हो तो आप हमें बताएं, उसे तुरंत सॉल्व किया जाए। ओके, आगे बढ़े। हिंदू और इस्लाम पर उन्होंने कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए। हिंदू धर्म में उन्होंने ग्रंथों की आलोचना की है, और मोमडन में खतना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है ये दोनों गैर, मतलब इन दोनों जो है, दोनों धर्म के दोनों पवित्र कार्य हैं, वो बेवकूफी पूर्ण है, उनसे कोई मतलब नहीं, वो पथभ्रष्ट है ना। वो सिर्फ आप लोगों ने कहानियां बनाई हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो इसमें आ जाइए, हिंदू धर्म में पवित्र जनेऊ और मोमडन धर्म में पवित्र खतना, ठीक है। आप लोग ये चीजें जानते होंगे क्या होती हैं, इन्हें हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों में एक हमने आपको बताई थी, उसमें धर्मशास्त्र में बताया था 16 संस्कार, नहीं सॉरी, बुद्ध धर्म में अग्नसुता में बताया होगा 16 संस्कार, कर्ण भेदन, मुंडन वाला, जन्म वाले 16 संस्कार बताए थे, है ना। तो ऐसा ही है पवित्र जनेऊ, ऐसा ही है खतना, ठीक। आगे आते हैं, कबीर के अनुसार हिंदू धर्म दोनों वो पथभ्रष्ट है, व्यक्ति को पथभ्रष्ट करने वाले, है ना। जैसे कुरान और वेद का उन्होंने आलोचना की। चलिए आगे बढ़े। उन्हें आधुनिक समय में हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं के सामंजस्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से असेशन रीजन वाला क्वेश्चन बनता है, दे देंगे असेशन और रीजन में। कबीर आधुनिक समय में ऐसे, कबीर आधुनिक समय में हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं को सामंजस्य रूप से मानते थे, क्योंकि
वो हिंदू और मोहम्मदन धर्म के विरोधी थे। तो क्या हुआ, दोनों सही है लेकिन दोनों स्पष्टीकरण नहीं देते, है ना। चलिए आगे बढ़े। उनकी विरासत जो है कबीर पंथ के माध्यम से जीवित है। कबीर माध्यम से किसमें जीवित है, कबीर पंथी के हैं, कबीर पंथी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किन्हें जाना जाता है, जो इनके आदर्शों पे चले हैं, कबीर के मार्ग पर चले हैं, उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मैं कबीर के विचारधारा पे चलूं तो मुझे कबीर पंथी कहा जाएगा। मेरा नाम अतुल है, अतुल कबीर पंथी, जो कबीर की विचारधाराओं पे चलते हैं। उनके पीछे एक सरनेम लगा दिया जाएगा कि कबीर पंथी है। जैसा आप लोग गांधी में भ्रमित होते हैं, मार्क्स में भ्रमित होते हैं, क्या होते हैं भ्रमित, आप लोगों को यहाँ बहुत वो होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है। गांधी को गांधीवादी कहते हैं, गांधी को गांधीवादी कहा नहीं जाता। अगर क्वेश्चन आता है गांधी को गांधीवादी कहेंगे, नहीं कहेंगे। गांधी के विचारों को जिसने लिया है उसे हम गांधीवादी कहेंगे, है ना। गांधी को अराजकतावादी दार्शनिक कहते हैं, गांधी स्वयं को अराजकतावादी दार्शनिक कहते हैं। गांधी का कोट है कि गांधी ने अपने आप को कभी गांधीवादी नहीं कहा। ऐसा ही मार्क्स का है, मार्क्स ने अपने आप को कभी भी मार्क्सवादी नहीं कहा। वो वैज्ञानिक समाजवाद से बिलोंग करते हैं, समाजवाद से बिलोंग करते हैं। और जो मार्क्स के बाद थिंकर आए उनको मार्क्सवादी कहते हैं। ओके, ऐसा ही कबीर का है। तीन थिंकर हो गए, तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपकी, वो सॉल्व हो चुकी होगी, आपको आ गया होगा समझ, है ना। चलिए अगला आता है, वो सच्चा ईश्वर उसे ही कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं, या उस जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, मतलब अपने अंतरात्मा, यहाँ उनका धर्म से रिलेटेड है, धर्म से संबंधित है कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की सुनता हो, वही सच्चा ईश्वर है। वही अपने आप में ईश्वर है, वही उसके अंदर ही ईश्वर है, उसके हृदय में ईश्वर है। ठीक है, जो अपने धर्म के मार्ग पर चलता हो, कार्य अच्छे करता हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब उनके कॉन्सेप्ट, बेगमपुरा गांव को समझ लेंगे कैसा क्या है। बेगमपुरा को एक और नाम से जानते हैं, अमर देशवा, याद रखेंगे अमर देशवा। पूछ सकते हैं कि कबीर ने अमर देशवा को देशवा के बारे में, या देशवा को एक किंगडम ऑफ गॉड कहा है, राजा का एक राज्य कहा है, सॉरी ईश्वर का एक राज्य कहा है ना। तो कैसे कहा है, अमर देशवा, ये याद रखेंगे, अमर देशवा या बेगमपुरा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा देखो। अब ये कैसा होगा, ईश्वर का राज्य ये कैसा होगा, ये दुखों के बिना भूमि होगी। तो आप जानते हैं दुखों के बिना कोई रह पाया है, नहीं रह पाया। इनका मतलब ये है इसमें सिर्फ सुख ही सुख होगा। मैंने बताया था इनकी इसी पॉइंट पर आलोचना की गई कि ये सिर्फ कल्पना लोगी है, यूटोपिया नहीं है। कभी भी कोई भी राज्य या कोई भी जनपद या आपकी फैमिली स्वयं दुख के बिना नहीं रह पाएगी, प्रॉपर सुख में नहीं रह पाएगा कोई भी व्यक्ति। अगर रह पाएगा तो फिर वो ईश्वर ही है या फिर वो जानवर है। ठीक है, अगला आता है निजी संपत्ति और करों के बिना भूमि। अगर ये सब होगा तो हम राज्य का विकास कैसे करेंगे, राज्य में हमें जो भी निर्माण करना होगा उसका कहाँ से करेंगे। भाई राज्य में ऑटोमेटिक पैसा तो आएगा नहीं। जैसे हमारा यूपी है ना, हमारा भारत देश है, अगर गवर्नमेंट टैक्स ना ले तो आपको अच्छे सड़क दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, है ना। तो टैक्स लेना भी बहुत जरूरी है। अब आता है राजतंत्र और सामाजिक पदानुक्रम के बिना भूमि, संत लोगों की भूमि, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम संतों को भी भूमि दे देंगे तब भी वो हमें अपने अंडर कराएंगे काम, तब भी वही हुआ, सामंतवाद फिर भी हुआ। तब हम जो संत होंगे उनको सामंतवाद कहने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सत्य हो। आज के टाइम पे जो बाबा हैं, कई बाबा अच्छे भी हैं, कई ऋषि मुनि ठीक भी है, कई पैसे पे फोकस करते हैं, है ना। चलिए, भूमि बिना किसी भय, लालच, पराधीनता, अपराध और बिखराव की होगी तो नहीं होगी। हम लोगों ने राज्य का निर्माण कैसे हुए उसमें पढ़ा है अग्नासुता में।
बताया है कि चावल होंगे, फिर संपत्ति, धीरे धीरे फैमिली, है ना। तो ऐसा ही है कि जब आपके पास संपत्ति होगी तो फिर लालच आएगा, लालच आएगा तो फिर आप और चोरी करेंगे, तो बिना उसके नहीं हो पाएगा। व्यक्ति ऐसा है कि भाई वो उसके अंदर ऐसी, वो देखो एक लालची भी है, लालची पशु है वो, बस ये है कि वो थोड़ा तार्किक है, लालच है। जैसा हमने पिछला किसमें पढ़ा था, पिछला टॉपिक कौटिल्य ने पढ़ा था ना, उसमें बताया था हमने कि भाई लालच कैसे दूर होगा, बताया उन्होंने, भ्रष्टाचार के बारे में बताया है, उसे देख लेना आप क्लास में, समझ में आ जाएगा। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव बिना भूमि तो नहीं हो सकती, हमको उच्च निम्न स्तर में रहना पड़ेगा। यहाँ जाति से मतलब नहीं, जाति मतलब कार्य से मतलब। अगर कोई छोटा कार्य नहीं करेगा तो उसे करेगा कौन, अगर कोई बड़ा कार्य नहीं करेगा चाहे वो छोटी जाति वाला हो, मतलब कार्य से मतलब। कोई लिंग भेद नहीं, लिंग भेद हो सकता है लेकिन इस चीज में कुछ पॉइंट लिए गए हैं हमें हमारे आधुनिक समाज में, जैसे जेंडर इक्विटी वाला लिया गया है कि जेंडर लिंग भेद नहीं होगा, समानता होगी, है ना। तो आज के टाइम पे समानता है, महिलाओं को कई अधिकार दिए जा रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में महिला और पुरुषों के समान अधिकार है, वेतन समान है, कार्य समान है। जैसे अभी आर्मी में महिलाओं को भी दिया जाता है, जैसे संडे को एनडीए का एग्जाम था तो उसमें कई फीमेल कैंडिडेट हैं, वो भी सेना में जाने के लिए इच्छुक है ना। चलिए आगे बढ़े। एक और आता है, उन्होंने एक आलोचना, कबीर राज्य के आलोचक थे, ठीक है, वो कहते थे राज्य नहीं होना चाहिए। और राज्य में किसके आलोचक थे, न्यायपालिका और प्रशासन। क्यों थे, मैंने आपको बताया है कि न्याय कैसा होगा, जिसने जो कार्य किया है उसी के अनुसार, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का हो, न्याय समानुपातिक होना चाहिए, अनुपातिक नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़, अब यहाँ आते हैं उनके कुछ, क्या है ये बेगम, सॉरी, हाँ, बेगमपुरा आइडियल, कुछ उनके आदर्श विचार हैं कि ह्यूमन क्या है, तार्किक एवं सामाजिक, तार्किक एवं मानवीय समाज की स्थापना करते हैं। जो बेगमपुरा होगा वो तार्किक होगा और सामाजिक होगा, लोगों के बीच संप्रभुता और समानता होगी, सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, कोई भी हो। बेगमपुरा को भारत का यूटोपियन कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह आदर्श यूटोपिया भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। कबीर बताते हैं कि ये कैसे प्राप्त होगा, तो आदर्श भक्ति के माध्यम से। क्या भक्ति आपको खाने के लिए दे देगी, नहीं देगी। हर चीज का एक टाइम होता है ना। आपको माइंड के संतुलन करने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान में आप भक्ति कर सकते हैं, है ना। आप कहें भक्ति से राज्य बना लेंगे या भक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। फिर वो एक वो है ऋषि मुनि है जो ध्यान में है, मग्न है, वो अपनी सांसारिक दुनिया छोड़ चुका है, उससे मोह माया से दूर हो चुका है ना। निर्णय लेने में लोगों की सामूहिक भागीदारी और सामाजिक निर्माण के माध्यम से, ये चीज हम उनकी अच्छी मान सकते हैं जो आधुनिक समाज ने मानी है, सामूहिक भागीदारी, है ना। उन्होंने भक्तों को बेगमपुरा का मोहरा कहा है, तो भक्ति कहाँ तक चलेगी। देखो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो भी विचारक होता है वो अपने समय का गुलाम होता है और अपनी विचारधारा का भी गुलाम होता है। कभी कभी जो विचारक बदल लेते हैं अपनी विचारधारा समय समय पर, वो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये कवि थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो ये कैसे कहेंगे, इनका सीधा जो भी, ये कोई भी बात कहेंगे, कोई भी थिंकर हो जो जिस विच जो, जैसे मान लीजिए कोई भी थिंकर हो, जैसे कबीर है, वो भक्ति विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं हर चीज हम भक्ति से प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ याद रखिएगा, कोई भी पूंजीवादी विचारधारा से बिलोंग करता है तो वो क्या कहेंगे, जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है, सुख भी है तो हम पैसे से ही प्राप्त करेंगे। जैसे आप आधुनिक समय में देख सकते हैं कि हम लोग एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, पैसे से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, भाई स्टिंग पी लेंगे, है ना। स्टिंग आता है एक सॉफ्ट ड्रिंक, उसे पी लेंगे, एनर्जी आ जाएगी। देखो कब तक आप लिक्विड से काम चलाएंगे, वो आपको तुरंत एनर्जी दे सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं। जो आप ठोस भोजन करेंगे उसी से हमें एनर्जी आएगी, उसी से हमें एक नेचुरल जो एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे हमारी बॉडी के लिए, वो मिलेंगे, ना कि आपको स्टिंग में मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। यहाँ किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए।
नहीं होगा, है ना। जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। चलिए आगे बढ़े। यह समाज में आर्थिक सामाजिक विभाजन को तोड़ता है कि समाज में कोई विभाजन नहीं होगा, सब सेम होंगे। आर्थिक सामाजिक विभाजन, सोशल इकोनॉमिक डाइविजन ऑफ इन द सोसाइटी, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक डिवीजन इन द सोसाइटी, समाज में वो विभाजन करते हैं, सामाजिक आर्थिक दोनों में, है ना। वो बताते हैं बेगमपुरा कैसी भूमि होगी। हमने आपको पिछली बार पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया डायग्राम के थ्रू। इसमें कोई राज्य नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई अधिशेष निकासी नहीं होगा, सरप्लस वैल्यू नहीं होगी, है ना। सरप्लस वैल्यू किससे संबंधित है बताएं आप। सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसने दी और किसने दी और ये किससे ली गई थी, हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल टॉपिक में पढ़े नहीं है, लेकिन हमने उस टॉपिक में आपको समझाया था। कोई भी बताए सरप्लस वैल्यू किसने दी है, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, जल्दी से बताइए। सिमरन, सुमित्रा, कोमल, गलत या सही कुछ भी। मेरे तरफ से दोनों लोगों को गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में बता देते हैं क्या है भाई, आप अपने पैसे से डेयरी मिल्क ले लीजिएगा और खा लीजिएगा। दुख भी हो तब भी खुश रहिएगा कि आगे जाके हम सुधार करेंगे, ठीक है। कभी डिमोटिवेट मत होना भाई। दुनिया में देखो मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है, आप अपने आप को स्वयं मोटिवेट करें, है ना। दुनिया में कोई भी है आपको डिमोटिवेट करेगा। कोई कहेगा कि आपसे नहीं होने वाला, नेट जा रहा है, तो कहना उससे भाई ठीक है नहीं होने वाला, आप शांत रहो, हम कर लेंगे। हमें पता है होगा हमारी जो कमजोरियां होंगी, हम लोग हैं साथ, कमजोरियां अपनी दूर करेंगे, ओके। इसलिए मोटिवेट रहें। तो बताते हैं सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत किसने दिया, मार्क्स ने दिया। किससे लिया था, तो रिकार्डो से लिया था। रिकार्डो के विचार से ये प्रभावित थे, ठीक है, याद रखना। आगे जाके हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। उनके प्रिंसिपल्स ऑफ, उसके सिद्धांत क्या है, जो बेगमपुरा राज्य उसमें सिद्धांत क्या है, जस्टिस, इक्विटी एंड फ्रीडम, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, इन तीनों पर निर्भर है उनका। बेगमपुरा या फिर अमर देशवा। योगी अनु क्या रिपीट करना है, जल्दी बताएं। योगी अनु क्या रिपीट करना है। कौन सी लाइन करना है रिपीट, बताइए। योगी अनु आप सुन पा रहे हैं हमें। ये सरप्लस वैल्यू वाला, सरप्लस वैल्यू वाला मैं ये बता रहा हूं, मार्क्स ने ये थ्योरी दी, सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसे हम लोग क्या करेंगे मार्क्स में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये इसके लिए किससे प्रभावित थे, डेविड रिकार्डो, रिकार्डो से प्रभावित थे, है ना। बस इतनी सी बात है। अच्छा ये है। और प्रिंसिपल वाला अगर आप कह रहे हैं कि के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बेगमपुरा या अमरदेशवा, तो उसमें वो तीन सिद्धांतों पर काम करता था। जस्टिस, जस्टिस हो गया आपका, इक्विटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ओके। समानता या समता, जस्टिस न्याय, स्वतंत्रता फ्रीडम आपकी स्वतंत्रता, ओके। यस यस कोमल, चलिए आगे आए। कंक्लूजन में यही आता है कि भाई क्या है वो, संत, भक्ति कवि है, समाज सुधारक है, ठीक है। उन्होंने समाज की तात्कालिक जो कुरीतियां थी उनका इन्होंने विरोध किया है, उनकी आलोचनाएं की है, जरूरी भी था उनकी आलोचनाएं करना। सामाजिक आर्थिक समानता की बात की है, ठीक है। सर्वधर्म सर्वहित, सभी धर्म सबके हित में सोचते हैं, ठीक है। संत कबीर थे, समाज सुधारक थे, कुरीतियों का विरोध किया। संत कबीर सोशल रिफॉर्मर, है ना। इविल्स इन द सोसाइटी, समाज की कुरीतियों को हटाया उन्होंने। और इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, ऑल रीजन्स, ऑल इंटरेस्ट, ओके।
अब यहाँ बताइए, आज हमने 2 थिंकर कंप्लीट किए, इसे आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, यहाँ किसी का कोई डाउट तो आप हमें बताइएगा, तुरंत हम यहाँ सॉल्व कर दें। योगी अनु वही टाइम रहेगा 6 PM एंड 8 PM, है ना। इस टाइमिंग में आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है, आप भी अपने विचार प्रस्तुत करें, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो आप भी अपने विचार दें, उन पर हम कोई क्रिया या कोई एक्शन लेते हैं। हो सकता है अगर एक्शन लेना है तो उन्हें अमल किया जाएगा, ओके, उन्हें अप्लाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू कोमल, वेलकम। सुमित्रा, आपको आया समझ में? पहली क्लास है, नहीं सुमित्रा आपको लग रहा है कि सर क्या पढ़ा दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो आप अपना फीडबैक दीजिए सुमित्रा। सुमित्रा आप ऐप पर जाएंगी, कंटेंट में जाएंगी, कंटेंट में आपको देखो, मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहली स्लाइड पर। देखिए ऐप पर जाएंगी आप, ऐप पर आपको मिलेगा आपका जो कोर्स होगा, जो परचेज किया होगा, वहां कंटेंट में आएंगी आप। देखो एडिट प्रोफाइल, सॉरी एडिट प्रोफाइल, एक तो बोलते बोलते ना जवान भी लड़खड़ाने लगती है। कंटेंट में आप जाएंगे, कंटेंट में आपको फोल्डर मिलेंगे, किसी किसी कोर्स में, जिस कोर्स में आप इनरोल हैं, तो उसमें आपको मिल सकता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। उस फोल्डर को आप सेकंड पेपर को ओपन करेंगी, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसमें थिंकर मिलेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारे फोल्डर मिलेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल अभी नोट्स अपलोड हमने नहीं किए हैं, 10 मिनट का आप समय दीजिएगा, मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, जम से बढ़िया तैयारी कीजिएगा, ठीक है। हाँ योगी अनु, देखो टेस्ट का हमने बोला था आप लोगों को, टेस्ट हम लोग लेंगे, कुछ बस सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, बकाया हम लोग मैराथन क्लास के रूप में 4-4 घंटे की क्लास रख देंगे, और एक यूनिट साथ में कंप्लीट कर लेंगे। उसमें जल्दी जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप लोग देखो एमए के स्टूडेंट हैं, आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे, तो मुझे इतने डीप में, मैं जितने डीप में पढ़ा रहा हूँ, इतने पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा मानना है ना। फिर आप लोग बताइएगा, तो मैं वैसे ही आपको भाई टच करूं और आगे बढ़ाऊं, जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखो सुमित्रा, आपका डाउट है कि सर फर्स्ट क्लास का पीडीएफ, वहीं सारे पीडीएफ है, आपको थिंकर के नाम में आपको पीडीएफ दिख जाएगा, नाम लिखा है थिंकर का, आप हमने उसे ऐसे मेंटेन किया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस ये है, आपका अग्ना सुता वाला मैंने आपको बताया था, नोट्स में एडिट होना है कुछ, उसमें जो नए क्वेश्चन आए थे उन्हें हम एडिट कर दें, कैसे बने थे, उसके बाद मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। योगी अनु आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, कब से लोगे से क्या कह रही, ये तो नहीं कह रही है कि कब से लेंगे टेस्ट, तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। चलिए तो यहाँ क्लास ओवर करें, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, मिलते हैं आप कितने बजे, 6 PM एंड 8 PM, तैयार रहिएगा, बढ़िया गर्मी है तो आराम से हवा खाइएगा और आराम से जाइएगा, फिर आइएगा, है ना। चलिए, हाँ देखते हैं, समझते हैं। कोमल देखो, जो सबका डिसीजन होगा हम लोग उसी पे अमल कर सकते हैं, मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से आपका नेट नहीं होगा, जब आप लोग पढ़ेंगे तभी होगा, मेरा काम है आपको गाइड करना, पढ़ना आपको है। चलिए, और हाँ अगली क्लास कंपैरेटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जान लीजिएगा। कंपैरेटिव में हम लोग पॉलिटिकल रिजीम पढ़ेंगे,
और पबेड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो थ्योरी हमारी रह गई थी उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग रैशनल चॉइस थ्योरी पढ़ेंगे, तार्किक चयन सिद्धांत, है ना। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।